10 जमा 2 के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा। बच्चों, आज की कक्षा में हम 3 कवियों का पुनरावलोकन करेंगे। केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे और रघुवीर सहाय। बच्चों, सबसे पहले केदारनाथ सिंह को देखते हैं। उनके जीवन परिचय पर यदि हम दृष्टिपात करें तो उनका जन्म सन 1934 में उत्तर प्रदेश के चकिया गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी बीए की उपाधि बनारस के उदय प्रताप कॉलेज से की, एमए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की और पीएचडी में उनका विषय रहा आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास। बच्चों, उन्होंने बनारस में, देवरिया में, गोरखपुर में अध्यापन का कार्य किया। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में वे हिंदी के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुई। अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक में उनकी कविताएं शामिल की गई हैं। केदारनाथ जी हिंदी के साठोत्तरी कविता धारा के विशिष्ट रचनाकार हैं। उनकी रचनाएं कुछ काव्य संग्रह भी हैं, आलोचनाएं भी हैं और निबंध संग्रह भी हैं। काव्य संग्रहों में अभी बिल्कुल अभी, यहां से देखो, अकाल में सारस, जमीन पक रही है, ये उनके काव्य संग्रह है। कल्पना और छायावाद उनकी एक आलोचनात्मक कृति है, जबकि उनके निबंध संग्रहों में मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत। बच्चों, केदारनाथ सिंह को अपने जीवन में बहुत से सम्मान मिले। उनको अकाल में सारस अपने इस संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा उनको मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, कुमारन आशान व्यास सम्मान और दयावती मोदी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। बच्चों, वे नई कविता के विशिष्ट रचनाकार हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में संवेदना और विचार की उपस्थिति उन्हें सहज और प्रभावपूर्ण बनाती है। उनके काव्य में सौंदर्य और प्रेम दोनों हैं। आस्था और विश्वास का स्वर भी उसमें पाया जाता है। और बच्चों, उनके काव्य में सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। बच्चों, हमारे लिए पाठ्यक्रम में उनकी जो बनारस कविता है, उसमें उन्होंने बनारस के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। उसमें आस्था है, उसमें श्रद्धा है, विरक्ति है, विश्वास है, आश्चर्य और भक्ति का समावेश है। बनारस में वसंत अचानक आता है और जब आता है तब लहरतारा और मडुआडीह मोहल्लों की ओर से धूल भरी आंधी उठती है। लोगों को लगता है कि दशाश्वमेध घाट पर जो आखिरी पत्थर है वो कुछ और मुलायम हो गया है। बनारस में सब कुछ धीरे धीरे होता है और इसी बनारसी अंदाज का उदाहरण है कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरसों से। कभी अचानक सही सांझ में घुसने पर पता चलता है कि बनारस आधा जल में है, आधा मंत्र में है और आधा नींद में है। यहां ना तो हवन कुंड से धुआं उठना बंद होता है और ना ही कभी चिता की अग्नि ठंडी होती है। बच्चों, दिशा एक छोटी सी कविता है जो बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है कि हम बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। बच्चे के अनुसार हिमालय किधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। आशय यह है कि बच्चे के लिए अपने विकास का लक्ष्य वही है जिधर वो स्वाभाविक रूप से जा रहा है। बच्चों, दूसरे कवि आपने पढ़े विष्णु खरे। उनका जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा इंदौर से ही प्राप्त की थी।
फिर 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1962 से लेकर 1963 तक वे दैनिक इंदौर समाचार पत्र में संपादक रहे। 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से जुड़े। इसी बीच 1966-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। इसके बाद 1976 से 1984 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव के पद पर पदासीन रहे। 1985 में नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। इसके बाद बच्चों जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय में वरिष्ठ अध्येता रहे और उनका निधन 2018 में हुआ था। बच्चों उनकी रचनाओं में टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, ये 1960 में उनकी रचना प्रकाशित हुई थी। विष्णु खरे की कविताएं नाम से अशोक वाजपेयी द्वारा एक पहचान सीरीज की पुस्तिका संपादित की गई थी। एक गैर रूमानी समय में 1970 में, खुद अपनी आंख से 1978 में, सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में, पिछला बाकी 1998 में, काल और अवधि के दरमियान 2003 में और आलोचना की पहली किताब यह 1983 में उनकी रचना प्रकाशित हुई है। बच्चों उन्हें फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज ये प्रदान किया गया था। इसके अलावा उन्हें शिखर सम्मान मिला और हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्य सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। जहां तक इनकी काव्यगत विशेषताओं का प्रश्न है, विष्णु खरे के साहित्य में आधुनिक जीवन और उनसे जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। वे अपने काव्य द्वारा अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े होकर उसे नैतिक स्वर प्रदान करते हैं। उनका काव्य स्वतंत्रता के पश्चात के भारत का दर्पण है, जिसमें देश और समाज की प्रगति दिखाई गई है। उनकी भाषा सीधी सादी और गंभीर भावों को एक साथ समेटे हुए है। उनकी भाषा में मुहावरों का एक काव्यात्मक तरीके से प्रयोग मिलता है। एक कम कविता के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। कवि के अनुसार जब वह अपने आगे 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाने वाले किसी आदमी को देखता है तो वह समझ जाता है कि वह आदमी ईमानदार है। प्यारे बच्चों, सत्य कविता के माध्यम से कवि विष्णु खरे जी ने महाभारत के पौराणिक पात्रों विदुर, युधिष्ठिर और कुंती के द्वारा सत्य का जीवन में क्या महत्व है इसे स्पष्ट किया है। विष्णु खरे जिस काल के कवि हैं वह काल सत्य का नहीं था, इसलिए कवि सत्य कविता के माध्यम से लोगों को सत्य का महत्व बताना चाहता है। एक कवि का उद्देश्य होता है कि वह अपने समाज के लोगों को सही रास्ता दिखाए। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने पाठकों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार सत्य ढूंढने से नहीं मिलता, सत्य सभी के अंदर विराजमान होता है, जिसे पहचानने की आवश्यकता होती है। कवि के अनुसार सत्य आपसे दूर भागता हुआ नजर आता है और झूठ इतना बढ़ चुका है कि सत्य किसी को दिखाई ही नहीं देता, जिसके कारण रिश्तों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। बच्चों, तीसरे कवि आपने पढ़े रघुवीर सहाय। उनका जन्म 9 दिसंबर 1924 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इसके बाद प्रतीक पत्रिका में सहायक संपादन करने के लिए सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। आकाशवाणी के समाचार विभाग में कार्यरत रहे। कल्पना पत्रिका का संपादन किया। दिनमान पत्रिका का संपादन भी आपने किया और इनका देहांत 1990 में हो गया था। बच्चों, सीढ़ियों पर धूप में
ये रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा इन्होंने आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये इतनी रचनाएं इनकी प्राप्त हैं। बच्चों, इन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था और जिस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो रचना थी लोग भूल गए हैं। बच्चों, इनकी काव्यगत विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि वे नई कविता के समर्थ कवि हैं। जन जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में है, मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति भी इनके काव्य में है। इसके अलावा इन्होंने अकेलेपन का, असुरक्षा का, फालतूपन और परायेपन का चित्रण भी किया है। भाषा शैली की दृष्टि से अगर इनके काव्य को देखा जाए तो इनकी काव्य भाषा सटीक है, दो टूक है, विवरण प्रधान है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते हैं। तद्भव और देशज शब्दों और क्रियाओं का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। वे बिंबों और प्रतीकों का बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं। उनकी रचनाएं छंदमुक्त भी हैं और छंदबद्ध भी हैं। बच्चों, काव्य में व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग है। इसके अलावा वे कथात्मक शैली या वृत्तांत का प्रयोग भी अपने काव्य में करते हैं। हमारे लिए पाठ्यक्रम में इनकी पहली कविता है वसंत आया। इस कविता में कवि ने आधुनिक मानव के प्रकृति से संबंध टूटने पर प्रकाश डाला है। यह वसंत को मदन महीना कवि कहता है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने की अपेक्षा कैलेंडर और दफ्तर में छुट्टी हो जाने से जाना जाता है। कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली को व्यंग्य का निशाना बनाया है कि कैसे उसका प्रकृति से संबंध नहीं रह गया है। यह उसके जीवन की विडंबना है। और बच्चों, जो दूसरी कविता तोड़ो है, इस कविता में कवि ने सृजन का संदेश दिया है। पुरानी घिसी पिटी परंपरा जो बंधन के रूप में कार्य करती है, उससे मुक्ति के लिए प्रेरित करती है यह कविता। चट्टान और बंजर भूमि आदि को माध्यम बनाते हुए अर्थात उनका सहारा लेते हुए कवि ने मन के बंधन को तोड़कर नई चेतना और नई विचारधारा को अपनाने की ओर संकेत किया है। ये तो था इन तीन कवियों का एक बहुत जल्दी के साथ किया गया पुनरावलोकन। यदि आप इन तीनों कवियों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हर घर पाठशाला पर जाकर संबंधित दिनों में जहां पर ये कवि आपको पढ़ाए गए हैं वहां से विस्तार के साथ आप इनका अध्ययन फिर से कर सकते हैं। इस पाठ के अंत में आपको एक कार्यपत्रक के माध्यम से एक लिंक दिया जाएगा। इस लिंक में एक गूगल फॉर्म है जिसमें आपको इन तीन कवियों से संबंधित 20 प्रश्न करने हैं। ये 20 के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, अर्थात आपको 4 विकल्प दिए होंगे। इन 4 में से एक सही विकल्प आपको चुनना है। हर प्रश्न 1 अंक का है और इस प्रकार से कुल 20 अंकों के लिए आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और मूल्यांकन के पश्चात जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका स्कोर यानी आपके अंक आपको बता दिए जाएंगे। साथ ही विस्तार के साथ यह भी बताया जाएगा कि हर प्रश्न का सही उत्तर क्या था और आपने क्या उत्तर दिया है। तो बच्चों, इसके बाद आप इस कार्यपत्रक के माध्यम से गूगल फॉर्म पर इस प्रश्नोत्तरी को करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।